और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको श्रद्धा मरके से जुड़े बता दें, जहां पर दिल्ली पुलिस के हाथ ऑडियो सबूत लगा है। दिल्ली पुलिस को आरोपी आफ्ताब का एक ऑडियो मिला है। ऑडियो में आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई झगड़ा करते हुए सुनाई दे रहा है। ऑडियो में आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां एक एक सबूतों को ढूंढा जा रहा है, कड़ियों को मिलाया जा रहा है और इसी बीच दिल्ली पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा है। दरअसल ये एक ऑडियो है जिसमें श्रद्धा और आफ्ताब बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, इस ऑडियो में क्या कुछ है, कोई जानकारी? जी देखिए अनुपमा, दिल्ली पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण ऑडियो लगा है और इस ऑडियो में जो आफ्ताब है वो श्रद्धा से झगड़ा कर रहा है। काफी तीखी बहस उनके बीच हो रही है। इस ऑडियो को एक महत्वपूर्ण सबूत मान रही है दिल्ली पुलिस। इससे जो कत्ल का मकसद है, पुलिस को लग रहा है कि वो सुलझ सकता है कि आखिर किस मकसद से आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया था। और यही वजह है कि इस ऑडियो का मिलान आफ्ताब की आवाज से कराने के लिए आज उसका वॉइस सैंपल जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर में जो सीएफएसएल लैब है वहां पर लिया जाएगा। करीबन 10 बजे आफ्ताब जो है वो जेल वैन के जरिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेगा और अगर ये आवाज मिलान कर जाती है आफ्ताब से तो ये एक बड़ा सबूत होगा और इससे पुलिस को एक जांच में आगे सहयोग मिलेगा कत्ल का मकसद साफ करने के लिए। बिल्कुल आनंद, और यही वजह है कि आज वॉइस सैंपल जो है वो लिया जाएगा आफ्ताब का। लेकिन क्या इस बारे में कोई भी जानकारी है कि आखिर ये ऑडियो जो है वो कितना पुराना है? क्योंकि उनके पिता लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि 2020 के बाद से मेरी बेटी लगातार परेशान थी। जी देखिए, ये कत्ल से पहले का ये ऑडियो है जब आफ्ताब और श्रद्धा के बीच तीखी बहस हो रही थी, वो ब्रेकअप लेने की बात कर रहे थे, उसी दौरान का ये ऑडियो है। और पुलिस ने इस ऑडियो को अपनी जांच में एक्सेस करा है, मतलब हासिल करा है और इसके आधार पर पुलिस ने इस ऑडियो को संबंधित अधिकारियों को भी दिखाया है और आफ्ताब को खुद ये ऑडियो जो है उससे कन्फर्म कराया गया था। आफ्ताब ने जो सूत्र बता रहे हैं कि उसने माना है कि हाँ ये ऑडियो आफ्ताब का है, लेकिन कानूनी तौर पर पुलिस इसे स्टेब्लिश करना चाहती है और यही वजह है कि सीबीआई की सीएफएसएल लैब में आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा और उससे इस आवाज को मिलान किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद चार्जशीट में पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण सबूत होगा। बिल्कुल आनंद, और अगर वॉइस सैंपल मैच हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी दिल्ली पुलिस के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तिवारी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एक ऑडियो मिला है दिल्ली पुलिस को। राजस्थान के चुरू से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद पेमेंट मांगने पर एक विवाद खड़ा हो गया और कुछ ही देर में बात मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखाई दिया कि कुछ लोग बाहर से आए और पेट्रोल पंप कर्मचारी की डंडे से जमकर पिटाई की। आरोप है कि पेट्रोल पंप पर 2 मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल भरवाने आए थे, जिनसे पेमेंट को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी की बहस हुई थी। लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के बीच बचाव करने पर दोनों मोटरसाइकिल सवार वहां से चले गए थे, जिसके कुछ ही देर बाद वहां 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार हाथ में लाठी और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे और मारपीट करने लगे। हालांकि पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने 66 दिन बाद चप्पल पहन ली। प्रद्युमन सिंह ग्वालियर में सड़कों की मरम्मत नहीं होने से नाराज थे, लेकिन जब सड़कों को ठीक कर दिया गया तो उन्होंने चप्पल पहन ली। उन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद चप्पल देकर उसे पहनने का आग्रह किया। हालांकि जब सिंधिया चप्पल दे रहे थे तो उस दौरान वो उनसे मांगते रहे, लेकिन सिंधिया ने खुद चप्पल को उनके सामने रखा। चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने सिंधिया का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। असल में प्रद्युम्न सिंह सड़क निर्माण का जायजा लेने के लिए 20 अक्टूबर को ग्वालियर के लक्ष्मण तलैया इलाके में पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने वहां खराब सड़क देखी तो नाराजगी जताते हुए उन्होंने चप्पल उतार दी थी। लेकिन अब जब सड़क का निर्माण हो गया तो उन्होंने दोबारा चप्पल पहन ली। तमिलनाडु के मदुरै में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद घायलों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि 24 यात्रियों को लेकर एक कार कुंभकोण जा रही थी, तभी वो हादसे का शिकार हो गई। तो कुल 24 लोग सवार थे। दरअसल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई गई। एक कार बताई जा रही है जिसमें 24 लोग सवार थे और इस दौरान ये हादसा हुआ है। एक कार हादसे का शिकार हुई जिसमें कई लोग सवार थे और इस हादसे में कई लोग घायल हुए। बिहार के पूर्णिया में सड़क की खराब हालत की वजह से 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई तो 2 लोग घायल हुए।
बिहार के पूर्णिया में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पहला हादसा बायसी थाना इलाके में हुआ, जहां एक आदमी की तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हादसा हरिरामपुर इलाके में हुआ, जहाँ एक बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर के पास बैठा आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया। दोनों घायलों को पूर्णिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया कि पूर्णिया में आने वाले नेशनल हाईवे 31 की हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से आए दिन यहां सड़क हादसे होते रहते हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से लंबे समय से हाईवे का काम अधूरा छोड़ रखा है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ गया। ऐसे में अब मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कबाड़ की गई दुकान में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उस पर काबू पाना आसान नहीं था। शुरुआत में एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे भड़क गई और आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां ऊंची ऊंची लपटों का कब्जा हो गया। एक साथ दुकानें आग की लपटों के बीच घिरी नजर आईं। दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग का तांडव कम होने की बजाय बढ़ता गया। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के मुताबिक भीषण आग की लपटों में कबाड़ की 6 दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका। पटना के गांधी मैदान में गाड़ी में अचानक से आग लग गई। महज कुछ ही घंटों में गाड़ी पूरी तरह से जल गई। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान की पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि महज कुछ ही घंटों में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं आग की लपटों को उड़ता देख मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। लेकिन जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसके बाद दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि गांधी मैदान में इन दिनों सरसा मेला चल रहा है और यहाँ मेला देखने आए लोगों ने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई थी। तभी एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। और बड़ी खबर दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी, जहां तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस सीबीआई की CFSL लैब में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगी। बता दें, श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। आरोप है कि आफ्ताब ने लिव इन में रहने के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का मर्डर किया और उसके शव के टुकड़े करके मेहरौली और उसके आसपास के जंगलों में फेंक दिए। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी है और इसी कड़ी में आज आफ्ताब का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया जाना है। पेरिस में शूटिंग की घटना के विरोध में उत्तरी सीरिया में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि प्रवासी कुर्द लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि तुर्की के इशारे पर पेरिस में कुर्द सम्मेलन पर अटैक हुआ, जिसके विरोध में सीरिया के हसाका शहर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हमले की निंदा की। इस दौरान प्रदर्शनकारी कुर्दिश रिवॉल्यूशनरी एंथम गाते हुए नजर आए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पेरिस अटैक में मारे गए 3 लोगों को शहीद का दर्जा दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कुर्दिश महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर पेरिस में हुए हमले का विरोध किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुर्द समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। पेरिस की सड़कों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई जगह से आगजनी की तस्वीरें आई। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कुर्द प्रदर्शनकारी पेरिस की सड़कों पर उतर आए। कारें फूंक दी गईं, दुकानों में आग लगा दी गई। कुर्द सांस्कृतिक केंद्र को भी आग के हवाले कर दिया गया। पेरिस की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। भारी तादाद में कुर्द समर्थक सड़क पर मौजूद रहे और फ्रांस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पेरिस से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें काफी हैरान करने वाली सामने आई। कुर्द प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा, उसे भी फूंक दिया। कुर्द समुदाय का आरोप है कि वो पेरिस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। दरअसल कुछ दिन पहले कुर्द कैफे में फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर अब पेरिस की सड़कों पर जगह जगह कुर्द समुदाय का प्रदर्शन हुआ। पीएम मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 300 बाल कीर्तनियों के जरिए प्रस्तुत किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे। यही नहीं, इस महत्वपूर्ण अवसर पर पीएम दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन 9 जनवरी 2022 को घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अयोध्या नगरी में रामलला का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान रामलला के गर्भगृह में उपस्थित किए गए कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में धूमधाम से रामलला का 74वां प्रकट उत्सव मनाया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा अयोध्या में रामकोट के चारों तरफ परिक्रमा करती है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के पहले दिन रामलला के गर्भगृह में कलश स्थापित किया जाता है, जिसे लेकर प्राकटोत्सव के आखिरी दिन गाजे बाजे के साथ राम जन्मभूमि की परिक्रमा की जाती है। इस दौरान भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रथ पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ निकले। रथ पर आगे हनुमान के स्वरूप विराजमान थे, तो पीछे हनुमान गढ़ी के निशान के साथ शोभा यात्रा चल रही थी। बताया गया कि साल 1949 से प्रकाटोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन साल 1992 के बाद कानूनी अड़चनों की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से राम मंदिर ट्रस्ट ने इस प्रथा की शुरुआत की और धूमधाम से कलश की स्थापना की। मेरठ में पहली महिला बस चालक का जोरदार स्वागत हुआ। यात्रियों ने तालियां बजाकर महिला बस ड्राइवर का वेलकम किया। असल में उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस चालक गाजियाबाद कौशाम्बी बस डिपो से यात्रियों से भरी बस लेकर मेरठ पहुंची थी, जिसके बाद मेरठ में महिला को बस चलाते देख बस स्टैंड पर महिला चालक का अभिनंदन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महिला बस चालक प्रियंका ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को रोल मॉडल बताकर उनका धन्यवाद किया। तो वहीं यात्रियों ने महिला बस चालक के जज्बे को सलाम करते हुए उनके काम को सराहा। योगी जी मोदी जी पे गर्व करती हूँ कि हमें महिला को भी उन्होंने मौका दिया कि आप ये काम कर सकते हैं। हालांकि प्रियंका को अंडर ट्रेनिंग रखा गया है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल तक उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रूट दिया जाएगा। और बड़ी खबर नेपाल से, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की आज एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। शाम करीब 4 बजे प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नए गठबंधन में नेपाल के 7 राजनीतिक दल सहभागी होंगे। प्रचंड इस बार केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के नए प्रधानमंत्री प्रचंड को शपथ ग्रहण से पहले ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, मैं नेपाल और भारत की दोस्ती को और मजबूत करने पर जोर दूंगा और साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। संभल से एक हैरान करने वाला वीडियो आया, जिसमें एक आदमी सांड पर बैठकर उसकी सवारी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का गले में बैनर लटकाकर सांड पर बैठा है। इस दौरान उसने कई दफा सांड को आगे बढ़ने के लिए छेड़खानी की, लेकिन सांड शांत होने से एक जगह खड़ा रहा। इसी बीच वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और लड़के को सांड पर बैठा देख हैरानी जताते दिखे। हालांकि उनमें से किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गनीमत रही कि सांड ने लड़के को पटका नहीं और पूरा टाइम शांति से खड़ा रहा, वरना कोई अनहोनी हो सकती थी। उत्तर पश्चिमी स्पेन में एक यात्री बस के पुल से फिसलकर नदी में गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि हादसा काफी भीषण था। इस हादसे में बस ड्राइवर और एक महिला यात्री ही बच सकी। हालांकि जैसे इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी मिली, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से नदी में गिरी बस से जिंदा बचे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि लोगों के शव को भी बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बस जब पुल से गुजर रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नदी में समा गई। और बड़ी खबर, एक्टर तुनिशा शर्मा केस से जुड़े कल मुंबई के मीरा रोड इलाके में तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुनिशा की मौत फांसी लगने से बताई गई थी। आरोप है कि एक्टर शाहजहां खान से ब्रेकअप के चलते तुनिशा डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शाहजहां खान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। तो कल तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मीरा रोड इलाके में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अब इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आखिर वजह क्या थी जो 20 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो तुनिशा शर्मा आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने फिलहाल बाकी हैं। तो तुनिशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ सवाल है।
तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मौत से 24 घंटे पहले तुनिशा ने किस किस शख्स से बातचीत की थी। सबसे पहला सवाल मुंबई पुलिस की तरफ से पूछा गया था। दूसरा सवाल, तुनिशा और शिजान के बीच में आखिर झगड़ा क्यों हुआ था, क्योंकि जानकारी यह है कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तीसरा सवाल कि आखिर पुलिस को जानकारी देने में देरी क्यों की गई, जब अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। और यही सवाल अब पुलिस पूछ रही है कि आखिर इतनी देरी क्यों की गई। दोनों के झगड़े के बारे में शिजान की बहन क्या जानती है, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये जानकारी है कि शिजान की बहन दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानती थी। और इतना ही नहीं कि क्या झगड़े की वजह से तुनिशा तनाव में थी, ये भी सवाल है। लेकिन आप ये समझिए कि एक्टर तुनिशा शर्मा का शव सीरियल सेट के जिस मेकअप रूम से लटका हुआ मिला, वहां से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जब से ये सीरियल शुरू हुआ था वहीं पर ये शूटिंग करती थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा सेट है अली बाबा का। और तुनिशा शर्मा को लेकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह का कोई कदम जो है उठा सकती है। तो ऐसे में अब पुलिस जांच जरूर कर रही है। पुलिस ने इस जगह को सील किया हुआ है, आज शूटिंग जो है पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में जो यूनिट के लोग हैं वो जो है रात को मैं कहूँगा 3 बजे के आसपास सुबह में जो है वो यहाँ से गए हैं, क्योंकि पुलिस ने सबको रोक कर रखा हुआ था, सबका स्टेटमेंट लिया जा रहा था और उसके बाद ही लोगों को जो है छोड़ा गया है। तो ऐसे में फिलहाल ये आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मां ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो आरोपी शिजान है वो तुनिशा को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके चलते तुनिशा जो है काफी टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये हर दिन तुनिशा यहाँ पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हो या फिर मेकअप मैन हो या फिर जो है तमाम जो सेट के स्पॉट बॉय वगैरह हो, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो तुनिशा शर्मा है वो इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेगी। तो तुनिशा शर्मा केस में एक्टर शिजान खान को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। बताया गया कि ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में थी एक्टर तुनिशा शर्मा। पुलिस के मुताबिक सीरियल अली बाबा शुरू होने के दौरान तुनिशा और शिजान खान एक दूसरे के करीब आए थे और बाद में रिलेशनशिप में भी आ गए थे। हालांकि कुछ दिनों पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बताया गया कि 10 दिन पहले तुनिशा को ब्रेकअप के चलते एंग्जाइटी अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। ये बात तुनिशा ने अपनी मां को भी बताई थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगर कोई दोषी है, चाहे वो जीशान हो, कोई भी जो भी इसमें दोषी है, उस सबको सजा मिले। तुनिशा शर्मा की मौत टीवी सीरियल के सेट पर फांसी लगाने से हुई थी। इस बात की पुष्टि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है। लेकिन पुलिस तुनिशा की मौत की असली वजह जानने में जुटी है। शिजान खान से भी इस बारे में पूछताछ की गई। हालांकि बताया ये जा रहा है कि शिजान खान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और बार बार बयान बदल रहा है। इसी बीच पुलिस ने तुनिशा केस में अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज किए, जिससे तुनिशा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। चीन से बेहद डराने वाला एक वीडियो आया जो चीन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। इस वीडियो में चारों तरफ लाशों का अंबार दिखाई दिया, जिसमें मुर्दा घरों के बाहर शवों का ढेर लगा है। ये वीडियो चीन के चांगझो और वुशी इलाकों का बताया जा रहा है। यही नहीं, दावा है कि यहाँ शवों की संख्या सामान्य से 10 गुना ज्यादा है, जिनके अंतिम संस्कार में हफ्तों का वक्त लग सकता है। तो चीन में कोरोना वायरस ने अब जमकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई शहरों में हालत बेहद खराब है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की सबसे ज्यादा मार जंजिंग प्रांत के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि चीन की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई। जजियांग प्रांत में कोरोना वायरस के रोज लगभग 10 लाख नए मामले आ रहे हैं। चीन का ये प्रांत शंघाई के करीब है। यहाँ रविवार को प्रांतीय सरकार ने कहा कि कोरोना के नए मामले अगले कुछ दिनों में दोगुने हो सकते हैं। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि मामले बढ़ने के बावजूद कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे। आरोप है कि जिनपिंग सरकार कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा छिपा रही है। कुछ दिनों पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चीन से कोरोना का सही डाटा देने के लिए कहा था, ताकि वायरस पर कंट्रोल पाया जा सके। बताया जा रहा है कि जजियांग प्रांत में बिना लक्षणों वाले कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। यानी जिस रफ्तार से कोरोना वहाँ पैर पसार रहा है, अगर ऐसा रहा तो नए साल में वहाँ हर दिन 20 लाख नए मरीज मिलेंगे। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। ऐसे में वहाँ आने वाले दिनों में कोरोना पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो चीन में तबाही मचा रहा कोरोना का वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। चीन से भारत लौटा आगरा का एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद आगरा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है।
और संक्रमित मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा गया। लेकिन इसके साथ ही ताजमहल देखने के लिए पहुंच रहे पर्यटकों की निगरानी बढ़ा दी गई। वहां पहुंचने वाले सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर घुसने दिया जा रहा है। लेकिन विदेश से पहुंच रहे पर्यटकों को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। उनकी लाइन सेपरेट करके और वो स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जा पाए, ये सुनिश्चित हो जाए। आगरा के अलावा उन्नाव में भी कोरोना का एक मरीज मिला। दुबई जाने के लिए उस आदमी ने कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया था, जो पॉजिटिव निकला, जिसके बाद उसके साथ 20 और लोगों को क्वारंटीन कर उनके कोरोना सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। कोरोना के नए मामले मिलने के बाद लखनऊ के KGMU में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तो शी जिनपिंग के बीजिंग मॉडल की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई, जिसके बाद चीन ने कोरोना की सच्चाई छिपाने के लिए अब नई चाल चली। अब चीन दुनिया के साथ कोविड की डेथ रिपोर्ट साझा नहीं करेगा, ताकि दुनिया को चीन में कोरोना के महाविस्फोट का अपडेट ना मिल सके और चीन कुछ दिन बाद ये कह सके कि अब चीन में कोरोना कंट्रोल हो गया। चीन पर कुदरत की सबसे बड़ी आफत आ पड़ी है। समूचे चीन में त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के जालिम वायरस से जान बचाएं तो कैसे, क्योंकि चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 ऐसी तबाही मचा रहा है कि हर तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। हम आपको चीन से आ रही ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि चीन में कत्लेआम मचा रहे कोरोना से निपटने के लिए जिनपिंग सरकार क्या कर रही है। चीन की जनता पर मौत मंडरा रही है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब तक चीन की करीब 20% आबादी संक्रमित हो चुकी है। 20 दिसंबर को एक ही दिन में 3.7 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। ये दुनिया में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट था। फिर भी जिनपिंग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। इसी वजह से दुनिया भर में चीन की थू शुरू हो गई है। इस बदनामी से बचने के लिए चीन ने नई चाल चली है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ऐलान किया है कि वो अब कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करेगा। मतलब साफ है कि अब चीन में रोजाना कोरोना से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोग संक्रमण से रिकवर कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी दुनिया के सामने चीन नहीं लाएगा। चीन की मीडिया पर सरकार का पहले से सख्त पहरा है, लिहाजा अब चीन में कोरोना के आधिकारिक आंकड़े दुनिया के सामने नहीं आएंगे। दुनिया की आंखों में चीन कैसे धूल झोंक रहा है, ये नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाएगा। कमीशन ने शुक्रवार 23 दिसंबर की नेशनल कोविड रिपोर्ट में बताया कि पूरे चीन में कोरोना के महज 4128 नए केस सामने आए, जबकि 1760 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इसके अलावा संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने वाले 28,865 लोगों को क्वारंटीन करने के बाद छोड़ दिया गया। कमीशन ने शुक्रवार को कोविड के सीरियस केसेस की संख्या सिर्फ 99 बताई, जबकि चीन में लीक हुए सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अब तक चीन में करीब 25 करोड़ लोग यानी 18% आबादी संक्रमित हो चुकी है, जबकि 20 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों में सरकार की ओर से बताया गया कि चीन में कुल 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब दुनिया चीन के इस झूठ पर यकीन कैसे करे, जबकि ब्रिटेन में मौजूद एयरफिनिटी नाम की हेल्थ डेटा फर्म ने दावा किया है कि चीन में रोज 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हर रोज 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एयरफिनिटी ने चीन में कोरोना के मौजूद आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि चीन में जनवरी में रोजाना संक्रमण दर 3.7 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, जबकि मार्च में संक्रमण पीक पर पहुंच सकता है। तब संक्रमण की दर 4.2 करोड़ रोजाना पहुंच सकती है।
प्रोपेगेंडा में माहिर चीन कुछ ही दिनों बाद एक फेक वीडियो जारी कर सकता है जिसमें जिनपिंग सरकार चीन में कोरोना पर कंट्रोल का दावा करेगी और सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन चीन की रग रग से दुनिया वाकिफ है। अब चीन के दावों पर, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इस बीच चीन से आ रही कोरोना के कहर की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि इन्हें देखकर आप महसूस कर सकते हैं कि चीन के लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही है। तो चीन में कोरोना की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए चीन में नेशनल हेल्थ कमीशन का ऐलान किया गया। तो नेशनल हेल्थ कमीशन का ऐलान चीन में किया गया, लेकिन चीन की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो अपने डाटा जारी नहीं करेगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही WHO की तरफ से कहा गया था कि तुरंत चीन को अपने डाटा जारी करना होगा कि आखिर कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली के ITO इलाके से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद कार सवार ने कूदकर जान बचाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं राजधानी दिल्ली के ITO इलाके से, जहां पर एक कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद कार सवार ने कूदकर अपनी ये जान बचाई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ITO की, राजधानी दिल्ली के ITO इलाके की तस्वीर देखिए, जहां पर इस कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद इस कार सवार ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। हालांकि वहां पर अब फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल जारी है। लेकिन और अब एक बार फिर से बात करते हैं चीन में फैलते हुए कोरोना की। चीन में कोरोना की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और इसीलिए चीन में नेशनल हेल्थ कमीशन का ऐलान किया गया। अब जरा चीन में कोरोना के कहर से फैली दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। चीन में आई कोरोना की सुनामी में एक नए कोविड सेंटर की ओपनिंग हुई। सेंटर जैसे ही खुला, लोगों में बेड और सीट पर कब्जा करने की होड़ मच गई। मरीज दौड़ते हुए सेंटर के भीतर आए और फटाफट बेड और सीट पर कब्जा जमा लिया ताकि उनका इलाज जल्द शुरू हो सके। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत हुई थी, उसी तरह चीन में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने सांसों का संकट खड़ा कर दिया है। मरीजों को सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है कि देखते ही देखते मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये महिला मरीज सांस की दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर को बुला रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता। थोड़ी ही देर में महिला की सांसें थम जाती हैं। चीन के अस्पतालों में कोविड मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मरीज जिंदगी बचाने के लिए लाशों के बीच बैठकर इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बीजिंग के चोयांग गलियू अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक तरफ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी तरफ दम तोड़ चुके मरीजों के शवों को फ्यूनरल सेंटर पहुंचाने का इंतजार है। चीन से आई इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपका कलेजा रो पड़ेगा। अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे को एडमिट कराने के लिए अस्पताल कर्मियों के सामने घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करने लगा, लेकिन अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती करने की गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा अस्पताल कर्मी भी पिता के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि गुंजाइश होती तो उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश जरूर करता। चीन से आई ये तस्वीर वाकई डराने वाली है। यहाँ बीच बाजार एक शख्स अचानक दम तोड़ देता है। उसके साथ बाजार आई उसके रिश्तेदार उसे गोद में लेकर मदद के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन कोरोना के डर के मारे कोई भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं जाता। चीन में आई कोविड की सुनामी ने अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मियों को भी संक्रमित कर दिया है। उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन स्टाफ की कमी और सरकार के आदेशों से मजबूर स्वास्थ्यकर्मी बीमारी की हालत में भी मरीजों के इलाज में जुटे हैं। चीन में कोरोना का आपातकाल है, इसलिए ज्यादातर शहरों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में डर है कि कहीं वो घर से बाहर निकलने पर कोरोना के शिकार ना हो जाए। चीन में सड़कें खाली नजर आ रही हैं। सड़कों पर सिर्फ वही लोग नजर आ रहे हैं जो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। ऐसे में शंघाई शहर की ये तस्वीर देखिए। कुरियर सेंटर में पार्सल के पहाड़ बन चुके हैं, लेकिन सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। कोविड टेस्ट बूथों पर टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शंघाई में एक दिन का नवजात भी कोरोना संक्रमित हो गया। लोगों में कोरोना की दहशत ऐसी है कि शंघाई के सबसे भीड़ भाड़ वाला ओरिएंटल पियरल टावर
शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट खाली पड़े हैं, जबकि शहर के सारे रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का तांडव मचाया था, तब जिनपिंग ने दुनिया को ये कहकर अपनी पीठ ठोकी थी कि उनके एक पार्टी वाले देश ने सख्त लॉकडाउन लगाकर चीन ने बीजिंग मॉडल के बूते चीन ने कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया है, जो कि भारत जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में मुमकिन ही नहीं है। आज कोरोना संक्रमण में जिनपिंग की तानाशाही वाली सरकार की नाकामी पूरी दुनिया के सामने है, जबकि भारत ने अपने 130 करोड़ नागरिकों को कोविड टीका का डबल डोज देकर यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार में वो सब कुछ मुमकिन है जो एक तानाशाह सरकार में मुमकिन नहीं है। भारत कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है। ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने आदेश जारी किया कि आज से 31 दिसंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल कक्षा 8वीं तक के लिए बंद रहेंगे। पटना में लगातार तापमान में गिरावट देखा जा रहा है और इसी के साथ शीतलहर बढ़ गई है, जिसके चलते डीएम ने यह फैसला लिया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। कई शहरों में हालात खराब है, लेकिन न्यूयॉर्क में लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि न सिर्फ सड़कों पर बल्कि लोगों के घरों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में चारों तरफ बर्फ का ही कब्जा दिखाई दिया। सड़क, घर, पेड़ सभी जगहों पर बर्फ जमी नजर आई, जबकि बर्फ से पिघलकर पानी किसी समंदर की तरह बहता दिखाई दिया। बर्फीले तूफान की वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि बाहर निकलना खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा है। और अब खबर झारखंड के धनबाद से, जहां एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। इस फैक्ट्री से करीब 5 लाख की अवैध शराब बरामद की गई। वहीं फैक्ट्री का संचालक भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी ये है कि दरअसल धनबाद के एक घर में छापेमारी की गई थी, जिसमें एक मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। इस फैक्ट्री में नकली शराब तैयार कर दूसरे राज्यों में सप्लाई करने की बात भी सामने आई। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला की पिटाई करने वाले आरोपी पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की कार्यालय ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। वीडियो में दिख रहा है कि बुलडोजर से आरोपी पंकज त्रिपाठी के घर को तोड़ा जा रहा है। तो वहीं सीएमओ ने बताया कि घर को अवैध रूप से बने होने के कारण तोड़ा गया। साथ ही आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। असल में रीवा जिले से एक दिल को दहला देने वाला वीडियो आया था, जिसमें एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की थी। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है। अमृतसर के बॉर्डर इलाके में कल रात एक ड्रोन देखा गया, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की, जिसे तलाशी अभियान के दौरान एक खेत से बरामद किया गया था। फिलहाल बीएसएफ इस बात का पता लगाने में जुटा है कि ड्रोन के जरिए हथियारों या ड्रग्स की सप्लाई कहां की गई है।